हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो हम आज इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसमें हिस्ट्री में 15 चैप्टर है। तो हम पहले 15 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। तो क्षेमेंद्र की रचना जो है वो वृत्त कथा मंजरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका मेगस्थनीज की रचना है। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित कहा जाता है। तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे। तो वह महापिलुप्ती कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म की शुरुआत किसने की। तो धर्म की शुरुआत जो है अशोक ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो वो नेपोलियन से की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो श्रवणबेलगोला में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे। तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो वो बृहदर्थ था। ठीक है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदर्थ था। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो वो लक्षणाध्यक्ष था। 12 देखेंगे, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो वह पाटलिपुत्र थी मौर्य वंश की राजधानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। तो वो उड़ीसा में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो वो राज्य के कर संग्रह अधिकारी जो था वो समाहर्ता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था। तो ब्राह्मदेय जो था वो भूमि दान था। मतलब किसी को दान देते थे जो भूमि, उसे ब्राह्मदेय कहते थे मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। तो वो श्रीलंका भेजा था। उनका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। दोनों को भेजा था उन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है विदेशों में करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अशोक किस वंश का शासक था। तो वो मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आप लोगों को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अशोक से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बना। तो उपयुक्त जो था वो अशोक से प्रभाव में आकर, उससे प्रभावित होकर वो बौद्ध धर्म का समर्थक बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, राजगिरा को नगर वधु का नाम क्या था। राजगिरा को नगर वधु का नाम क्या था। तो वो शालवती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। तो कौटिल्य ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और घनानंद को हराने में कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त की मदद की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी तोसली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। तो आर्यभट्ट पटना का वासी था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, द्वितीय नागरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। तो वो लौहयुगीन नगर कहा जाता है द्वितीय नागरीकरण के नगरों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। तो वो बोगजाकोई का अभिलेख जो है वो भारत का ज्ञात अभिलेख है, प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में भारत आया। तो वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज, जो यूनानी शासक थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो वो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने मतलब लोगों का मार काट करना बंद कर दिया था और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे और वो हिंसा के पुजारी हो गए थे। और अशोक के धर्म में न केवल व्यक्तियों की बल्कि पक्षी की भी हत्या करना पाप था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, मेघस्तनीज किस शासक के दरबार में भारत आया? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था मेघस्तनीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो वो एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आप लोगों के पास अगर नहीं होगा ये ऑब्जेक्टिव तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग, कादम्बरी की रचना किसने किया? तो कादम्बरी की रचना बनभट्ट ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बनभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक का वर्णन है? तो हर्षवर्धन का वर्णन है कादम्बरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, गुप्त संवत कब और किसने शुरू किया? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319 से 20 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने की थी पंचतंत्र की रचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है अर्थशास्त्र में। ठीक है, 38 देखेंगे, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे तो हेंगसोंग जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिया गया है? तो वो समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए उसकी तस्वीर दी गई है उसके सिक्के पर। उसके शासनकाल में जो सिक्का चला होगा उस पर उसका तस्वीर रहा होगा और उसमें वो वीणा बजाते हुए दिखाई दिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? तो वो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो वो 44 अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे हम लोग, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ। अशोक ने विदेशों में जो करवाया था उसका प्रचार प्रसार वो ब्रिटेन में नहीं हो पाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम लोग, जीवक ने बैघ की शिक्षा कहाँ से पाई? तो वो तक्षशिला से पाई। जीवक जो थे वो उन्होंने बैघ की शिक्षा जो है वो तक्षशिला से पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो वो राजगृह का रहने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो वो बैघ के रूप में ख्याति थी उनकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था? अंगराज्य जो था वो आधुनिक बिहार मतलब जो पहले का बिहार था उसके कौन से जिले में स्थित था? तो वो वैशाली में स्थित था। ठीक है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो वो हर्यक वंश से था बिंबिसार का संबंध। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, जरासंघ का संबंध किस वंश से था? तो वो बृहदर्थ वंश से था जरासंघ का संबंध। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो वो तक्षशिला गंधार राज्य में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो वो 13वें शिलालेख में जो है धर्म विजय का उल्लेख है अशोक के।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, कालिदास किसके समकालीन थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, मौर्य नहीं, द्वितीय के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो वो राजगिरा थी। ठीक है, मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगिरा थी। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो वो हर्यक राजवंश था। हर्यक वंश जो था वो मगध का प्राचीनतम राजवंश था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी पर की थी? तो गंगा, सोन, पुनपुन तीनों नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र ने इसकी स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने तीनों नदियों के संगम पर की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, रथ मूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो वो मगध में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, तर्मलिपि बंदरगाह कहाँ अवस्थित था? दिखाई दे रहा है। तर्मलिपि बंदरगाह कहाँ अवस्थित था? तो वो बंगाल में अवस्थित था। ठीक है। इलाहाबाद प्रशासित का लेखक कौन था? तो वो हरिसेन था। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो मगध में स्थित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो वो 78 ईस्वी से मानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? तो वो तांबा थी। जो पूरे विश्व में जो सबसे पहले पाई जाने वाली धातु थी वो तांबा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो है वो अशोक के अभिलेखों में पाई जाती है, और जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, प्रयाग प्रशिस्त का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो समुद्रगुप्त से था। उसमें समुद्रगुप्त की जीवनी लिखी हुई है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उनकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीता था और समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को जीता था, तो इसलिए इनकी तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो रुद्रदामन जो है उन्होंने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 68, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 261 ईसा पूर्व को लड़ी गई थी कलिंग की लड़ाई, जिसके बाद अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो वेद व्यास हैं महाभारत के रचयिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, मुद्रा राक्ष किसकी रचना थी? तो वो विशाखादत्त की रचना थी। क्वेश्चन नंबर 71, वेदों की रचना कितनी है? तो वेदों की रचना 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है वो 4 है, और चारों वेद के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ? तो वो 78 ईस्वी में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? तो वो कालिदास की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रयाग प्रशिस्त स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रशिस्त स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो वो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने किया था। धम्म की शुरुआत भी अशोक ने किया, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, सब एक ही बात है, तो वो अशोक ने किया था। ठीक है। जीवक वैग किस वंश के काल में था? तो वो हर्यक वंश के काल में था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को वीडियो कैसी चाहिए। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।